मैं शुरुआत करूंगा कुरबान अली साहब से, सभी का स्वागत करते हुए। सर, जो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो निर्णय है, साफ माना जा रहा है कि करारा तमाचा है जो इसका विरोध करने वालों के ऊपर। शुरुआत वहीं से, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस फैसले के मद्देनजर? बाकी फिर मैं और आगे सवाल करूंगा। कुरबान साहब। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव साहब, अपने इस शो पे मुझे शरीक करने के लिए। आपने जो कहा, मेरे ख्याल में और कोई दूसरा शब्द इसके लिए हो नहीं सकता कि ये केंद्र सरकार और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। जबकि इसका थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लूँगा इसका बैकग्राउंड बताने के लिए कि दुनिया जानती है कि 1877 में सर सैयद अहमद ख़ान, जो न सिर्फ इस देश के बल्कि इस पूरे बरे-सग़ीर सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट और समाज सुधारक थे, जिन्हें महात्मा गांधी ने एजुकेशन का पैगंबर कहा था। और उन्होंने ये एमयू कॉलेज बनाया था जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। उस वक्त की जो सरकार थी, अंग्रेज की सरकार थी, उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर 30 लाख रुपया, जो एक बहुत बड़ी रकम उस वक्त होती थी, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले इस पैसे का इंतज़ाम कर लें तो हम इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देंगे। चुनाचे 10 साल वो आंदोलन चला, 30 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और 1920 में वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के एक एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी बन गई। और उसी समय उसके आसपास ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। और 1951 में देश आज़ाद होने के बाद जब नई सरकार बनी तो उसमें संशोधन करके उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया, दोनों यूनिवर्सिटीज को। ये मामला 65 तक चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। 1965 में कुछ घटनाएं हुई अलीगढ़ में, जिसके बाद जो उस वक्त के शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद करीम छागला, उन्होंने ये माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म कर दिया। और उस वक्त में जवाहरलाल नेहरू की मौत के फ़ौरन बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। और फिर ये सिलसिला चला। 72 में वहीं के एक प्रोफेसर नूरुल हसन, जो एमयू में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। और जो बचा कुचा माइनॉरिटी कैरेक्टर था वो 72 में ख़त्म कर दिया गया। और 65 से 80 तक एक बड़ी लड़ाई अलीगढ़ में इस माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए लड़ी गई। और इसी आंदोलन के दौरान कोई विपक्ष का ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो अलीगढ़ ना गया हो। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मधुलिमय और पीलू मोदी और बीजे जनसंघ उस वक्त होती थी, उसके भी कुछ नेता गए और उन्होंने वहाँ समर्थन किया जाकर के एमयू की इस मांग का। वो कांग्रेस सरकार ने खत्म किया था। और जेपी आंदोलन चल रहा था तो एक कांग्रेस के खिलाफ माहौल भी बना हुआ था। और उसी आंदोलन की वजह आरिफ मोहम्मद खां, आजम खां, कैसर महमूद, जावेद हबीब वगैरह वगैरह। लेकिन 77 में जब जनता पार्टी आई, जिसमें वाजपेयी अडवाणी जी शामिल थे, यानी जनसंघ शामिल थी, उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो का ये वायदा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम एएमयू का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर कांग्रेस सरकार ने खत्म किया था उसे बाहर करेंगे। और उस वक्त में वो जो चुंदर साहब थे, पीसी चुंदर एजुकेशन मिनिस्टर, वो बिल भी लेके आए, लेकिन तब तक जनता पार्टी की सरकार गिर गई। और 79 तो जब जनसंघ जनता पार्टी का हिस्सा था, उसमें दोबारा मैनिफेस्टो बना, उसमें भी ये वायदा किया गया कि हम सरकार में आए तो हम ये माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल करेंगे। चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उनका भी ये घोषणा पत्र में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा था कि हम भी बहाल करेंगे। और इंदिरा गांधी का भी वायदा था। चुनाचे इंदिरा गांधी जब 80 में वापस आई तो आते ही उन्होंने कहा कि भाई ये 15 साल अलीगढ़ वालों ने मेरी नाक में दम कर दिया। और उत्तर भारत में कांग्रेस के सफाए का एक बड़ा कारण 77 में ये एएमयू भी था। और इसलिए उन्होंने शीला कौल, जो उनकी एजुकेशन मिनिस्टर थी, उनके जरिए से बहाल करा दिया। लेकिन 81 से 2005 तक कोई दिक्कत नहीं आई, वो चला। लेकिन जो ही एएमयू ने रिजर्वेशन किया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक पीठ ने, 2 जजों की बेंच ने उसके माइनॉरिटी स्टेटस को ही खत्म कर दिया, जबकि पार्लियामेंट पास कर चुकी थी। लेकिन कहा कि नहीं था, 1967 में अजीज बादशाह का केस जो था सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला दे चुका है
कि एएमयू माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है। तो आज सबसे बड़ा काम चंद्रचूड़ साहब ने ये किया कि 7 जजों की बेंच में से जो 4-3 का फैसला आया कि उस अजीज बादशाह केस को बदल दिया, पलट दिया, खारिज कर दिया, और इसलिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2005-6 का फैसला था वो भी अपने आप खत्म हो गया और एएमयू को एक तरह से उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर मिल गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी चंद्रचूड़ साहब ये कर गए कि इन्होंने वापस उसको एक 3 जजों की बेंच को भेज दिया और उसकी वजह से अब ये मामला फिर एक तरह से लटक गया है। अब उसमें केंद्र सरकार का जो रवैया है, क्योंकि जो यूपीए सरकार का हलफनामा था वो ये था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इन्होंने आते ही नरेंद्र मोदी साहब ने उस हलफनामे को बदल दिया। तो एक तो ये राजनीतिक रूप से इस सरकार के ऊपर तमाचा है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड स्टेट कर दिया और न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि इस देश में जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के बारे में एक बड़ा बुनियादी जिसको लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं वो आ गया है। अब देखना ये होगा कि जो 3 जजों की बेंच बनेगी वो कितने दिन में फैसला लेती है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलने में सुप्रीम कोर्ट को 20 साल लग गए, 19 साल तो लग ही गए कम से कम, और अब जाकर के ये फैसला आया है। तो इसे मैं एक बहुत बड़ी कामयाबी संवैधानिक संस्थाओं की, इस देश के लोकतंत्र की, संविधान की, कानून की और अवाम की भी मानूंगा, क्योंकि अवाम का भी एक बड़ा वर्ग, एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए तो देश की हर पॉलिटिकल पार्टी एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर का, माइनॉरिटी स्टेटस का समर्थन करती है। जी संजीव जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक चीज इसमें और भी है कि ये जो बांटने और काटने की राजनीति है सर कुरबान सर, हम देखते हैं कि जैसे से ये तो खैर अलग था कि अब जाते जाते वो अब रिटायरमेंट था और कर गए, हो गई चीजें, और वो उसमें एक छेपक में आपसे पूछने वाला था, आपने छेपक वाली बात कह दी कि वो 3 जजों की कमेटी बन गई, थोड़ा सा अभी वो पूरा जो एक मुकम्मल उसमें वो आना था, अभी उसमें कुछ कसर रह गई थोड़ी सी आपने। लेकिन क्या यही कुछ बचा हुआ है देश को बांटो और काटो, इसके अलावा कोई अब और है नहीं शायद मोदी साहब या उनकी पूरी टीम कन्वे के पास, और इसी के मार्फत अपना जो राजनीतिक रोटियां सेकना या चुनाव के दौरान जो कुछ होता है, हम आज भी देख रहे थे, आज वो दौरे पर थे तो वही कुछ निकल कर आया। इस पे भी छोटी सी टिप्पणी आपकी लगे लगे कीजिएगा, फिर दोबारा भी आपका फ्लर्ट होगा। नहीं, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। पिछले 10 साल में इस देश में जिस तरह से मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा ब्लेटेंट तरीके से लागू किया गया है, यानी संघ जो अपनी स्थापना के 100 साल मनाने जा रहा है उसका जो गुरु मंत्र था, गोलवलकर साहब जो लिख के गए हैं वी अवर नेशन हो डिफाइंड में, कि ये देश हिंदुओं का है, यहाँ नंबर 1 का सिटीजन हिंदू होगा, बाकी सबको उनके रहमो करम पे नंबर 2 का सिटीजन बन करके रहना होगा। उसको लेटर एंड स्पिरिट में इस बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए सरकार ने लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर दिया। और कैसे? वो ये कि पिछले लोकसभा में इनके 300 लोकसभा में और 100 राज्यसभा में यानी 400 एमपी थे, उनमें एक भी मुसलमान नहीं, एक भी ईसाई नहीं, एक गलती से सिख था। तो क्या मैसेज दे रहे थे आप कि ये जो है आपकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। एक टीवी चैनल पे मैंने एक डिबेट में कहा कि भाई इसे आप इंक्लूसिव डेमोक्रेसी या पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, और इसमें तो सबका साथ नहीं हो रहा है, विकास तो छोड़ दीजिए। तो एंकर की तरफ से कहा गया कि साहब ये तो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है। मैंने कहा इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं और उस पर मैं कोई सवालिया निशान भी नहीं लगा रहा, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख कर के कह दीजिए कि इस देश की एक बड़ी आबादी यानी 20% लोग, जिसमें अब तो सिख भी शामिल हो गए हैं, ईसाई और मुसलमानों को मिला करके, उनको आप अलग थलग करके या उनको अपने रहमो करम पे रख करके आप इस देश को चला लोगे? जो गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मैं मौलाना आजाद का नाम नहीं ले रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद, वो कोई कम हिंदू नहीं थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि इस देश के एक रहने की अगर कोई शर्त है तो वो अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है, जो नफरत की बुनियाद पर देश बना था, एक धर्म, एक कुरान, एक ईमान के नाम पर, उसको टूटने में 25 साल नहीं लगे, क्योंकि बंगालियों ने के ऊपर जो पंजाबियों ने जुल्म किया वो नहीं चल पाया और वो टूट गया। और जिसकी पेशिंग वही मौलाना आजाद 1946 में ही कर गए थे कि ये जुनून जो भी मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान बनाने का छाया हुआ है, इसका नशा जब उतरेगा तो ये एक दूसरे का गला काटेंगे। चुनाचे पाकिस्तान की पंजाब आर्मी ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों को मार डाला, काट डाला, और उसमें कोई दूसरा धर्म नहीं था। अगर वैसा ही देश आप बनाना चाहते हैं, बहुत मुबारक आपको, आप बना लेंगे, मेजोरिटी है, यानी डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी तय करती है, लेकिन चला पाएंगे इसमें शुबा है।
और इसलिए ये बात जितना जल्दी ये संघ परिवार को समझ में आ जाए वो इस देश के लिए बेहतर हो। कट गया, संपर्क टूटा। अशोक भाई, इसमें कुछ चीजें छूटती हो तो पहले इस पे एक लाइन, और दूसरा ये लगता है कि बड़ी भयभीत है, मतलब मोदी तो बहुत ज्यादा भयभीत नजर आते हैं, जो पूरा का पूरा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं करमान भाई? जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, आपकी अनम्यूट करना पड़ेगा। आपकी तरफ से हो जाता है वो म्यूट। तो खैर, मैं ये कह रहा था जो रविंदर कह रहे थे, बस उसी में दो चीजें जोड़ूंगा। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही और पूरा सही नक्शा पेश किया। ये जो चीज है आज कही गई चंद्रचूड़ साहब ने कि साहब हु वाज द ब्रेन बिहाइंड एस्टेब्लिशिंग एएमयू कॉलेज। अब ये सब जानते हैं, लेकिन वो के ये चीज जो है ये 3 जजों की बेंच तय करेगी, तो उससे उसका फायदा सरकार उठा सकती है कि इस मामले को और लिंगर ऑन करने के लिए। आज मेरी कई लीगल ल्यूमिनरीज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब 4 जजों की जो बेंच का फैसला है, मेजोरिटी फैसला, उसको तो बदल नहीं सकते कोई लोग जब तक कि 9 सदस्यों की बेंच ना बने सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन इस गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद हमें नहीं है, इसलिए वो हर वो काम करेंगे जिससे अलीगढ़ का माइनॉरिटी कैरेक्टर डेफर हो जाए। और दूसरी चीज, राजा महेंद्र प्रताप का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है अलीगढ़ में जमीन देने में, लेकिन इसके साथ साथ उससे भी बड़ा, और पूरी जमीन तो उन्होंने नहीं दी, एक हिस्सा दिया, लेकिन उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो वहाँ के एक बहुत ही मायनाज स्टूडेंट थे और जिन्होंने वहाँ एजुकेशन हासिल करने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो अफगानिस्तान में बनी थी उसके वो पहले प्रधानमंत्री थे। और यहाँ ये भी बता दूं कि सन 57 में जब वो निर्दलीय रूप से लोकसभा का चुनाव लड़े मथुरा से, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। ये भी उल्लेखनीय है। ये वो राजा महेंद्र प्रताप। तो अंतर हम जो बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा उसमें महाराष्ट्र और झारखंड को भी इंक्लूड करें, और जो हम कहते हैं बटेंगे कटेंगे और यही सब कुछ, आज तो वो क्या, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जो भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं बटोगे तो कटोगे, उन्होंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से कह दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब जब आप हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वही ये कहेंगे, तो इसके मायने, और वही जो 85 और 15%, तो ये जो सारी चीजें हैं, रिप्लिकेशंस कहीं ना कहीं नीचे तक तो जाते तो हैं कि क्या कुछ चाह रहा है हमारा जो हुक्मरान है, चाहता क्या है। तो इस संदर्भों में हम ये चीजें जो लग रहा है कि अब जनता कहीं ना कहीं जवाब देने लगी, और ये जो अभी हम महाराष्ट्र और अगर झारखंड और जो उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटें हैं बाकी हैं, जनता की कुछ समझ में आने लगा है। क्या आप सोचते हैं? जब बहुत सीनियर आप जर्नलिस्ट भी हैं, हम लोग के अग्रज भी हैं, और विश्लेषक के नाते आपकी अपनी इस मामले में राय, मैं सभी से इस पर राय लेना चाहूंगा। मैं कुछ रविंद्र जी से भी पूछूंगा आपसे पहले। शुक्रिया। एक तो ये कि बहुत दिन बाद आज अशोक भाई का दीदार हुआ और उन्होंने जिस खुलूस, मोहब्बत और दर्दमंदाना तरीके से अलीगढ़ और इलाहाबाद को याद किया और उसमें कुछ अशार भी डाले, तो तबीयत बाग बाग हो गई। और लगा कि जो टीवी चैनल पे मारधाड़ वाली डिबेट होती है उसके अलग हटके भी हम कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं। अब जो आपने सवाल किया, देखिए मुझे इस देश पे और इस देश की जनता पे बड़ा फख्र है और नाज है, और उसकी वजह ये है कि जब जब मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश होकर के आता हूँ तो 3 बार इस सरजमीन हिंदुस्तान का बोसा लेता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह दुनिया में हो नहीं सकती। मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं अगर पाकिस्तान में पैदा हो गया होता तो मेरा क्या हश्र हुआ होता, क्या वहाँ मुझे ये माहौल मिलता जो मुझे एक इतनी सारी कल्चर, इतनी सारी ज़बानें, इतनी सारे मज़हब, इतनी सारी संस्कृति और उनके बीच में जिसको कॉस्मोपॉलिटन या प्लूरल सोसाइटी आप कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ अरसे के लिए मैंने जब लंदन में था बीबीसी में, मैंने वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराया तो मैंने देखा कि उस स्कूल में 40% तो गोरे थे अंग्रेज और 60% जो थे वो एशियाई अफ्रीकी थे या कुछ चाइनीज उसमें थे। तो मेरा जो दिमाग हिंदुस्तान में जो सोचने का तरीका बना माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का, तो मैंने वहाँ की प्रिंसिपल से कहा कि ये आप तो माइनॉरिटी में आ गए। उसने कहा ना मिस्टर अली, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी। और उसने मुझे बताया कि दुनिया की जो रिसर्च है ताज़ा तरीन, वो ये कहती है कि अगर आप मल्टी कल्चरल सोसाइटी से आते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, यानी आप ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं।
ये सब कहने का मतलब ये है कि इस सरजमीन हिंदुस्तान जो है, यहाँ वक्त आता है, कुछ वक्त लोग कुछ बातों में आ जाते हैं, जाहिर है कि उसके लिए कुछ कमजोरियां भी जिम्मेदार होती हैं, या जो हुकूमतें रही होती हैं वो भी जिम्मेदार होती हैं। 2014 में माहौल ऐसा बन गया था कि साहब अब तो जो मोदी जी कहें वो सही है, और सब्ज बाग भी दिखाए गए कि 15 लाख खाते में आएगा, दूध की नदियां बह जाएंगी, रामराज आ जाएगा। अब लोगों ने देखा कि जो रामराज आया तो अयोध्या में ही हार गए। ये एक सबसे बड़ी मिसाल है, और इसका एहतराम कीजिए कि न सिर्फ अयोध्या में हारे, बल्कि अयोध्या कमिश्नरी की 6 सीटें, और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिन्होंने ये पूरा मंदिर का कामकाज देखा था, नृपेंद्र मिश्रा साहब, उनके साहबजादे हार गए। तो क्या हिंदुस्तान है साहब ये? और दूसरी चीज ये कि ये मैंने कहा ना कि वक्ती तौर पे आता, इनका तो यही यूएसपी है, पिछले 100 साल से ये बेचारे इसी काम पे लगे हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, लेकिन ये चलता नहीं, क्योंकि इस मुल्क के मिजाज में जिस दिन इस मुल्क की मेजोरिटी कम्युनल हो जाएगी, उस दिन यहाँ कोई माइनॉरिटी रह नहीं पाएगी, और फिर क्या होगा, सिविल वॉर होगी या कुछ होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये मुल्क एक नहीं रह पाएगा। इसलिए आप देखिए कि जो कश्मीर वाला, उसे ये नहीं पता कि गुजराती क्या खाता है, क्या बोलता है, गुजराती को ये नहीं पता कि केरला वाला क्या खाता है, क्या बोलता है, केरला वाले को ये नहीं पता कि बंगाल वाला क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोचता है, और नॉर्थ ईस्ट वो तो एक अलग ही दुनिया है। और ये लोग जो खाने पीने पे पाबंदी लगाते हैं, जो लोगों के कपड़े देख करके पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं। और ये हमने देखा कि जो माहौल बनाया गया कि 400 पार, तो पता चला कि 240 के नीचे ही रह गए। और ये इस मुल्क की आवाम को आप सैल्यूट करिए और उसका आप शुक्र अदा कीजिए कि ये अलग बात है कि फिलहाल उसको लगा कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो मजबूर हुए इन्हीं को सीटें देने में, कुछ उसमें कुप्रचार का भी रोल रहा, कुछ और बहुत सारे फैक्टर थे। अपोजिशन जो था वो बिल्कुल लुंज पुंज था, वो लड़ ही नहीं रहा था कि सरकार बनाने का कुछ माहौल होगा, लेकिन उन हालात में इतना स्केल डाउन कर दिया कि सरकार में तो तुम रहोगे, लेकिन जरा होश में रहना, अब बेहोशी की तरह से वो बात मत करना जो पिछले 10 साल से करते आए हो। लिहाजा अब कश्मीर के चुनाव में पहली बार बीजेपी भी मुसलमानों की बात करती थी। जी बिल्कुल, ये वो हमसे कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है, ये इसी मुल्क में मुमकिन हो सका। तो बंगाल में जो माहौल बनाया गया वो नहीं चला, गोवा में बनाया गया वो माहौल वो नहीं चला, महाराष्ट्र तो गढ़ कहा जाता है, गोडसे वहीं से आता है, गोलवलकर वहीं से आते हैं, सावरकर वहीं से आते हैं, और लोकसभा इलेक्शन में कर दिया। अब विधानसभा इलेक्शन में वो फॉर्मूला रिपीट होता है कि नहीं होता मैं नहीं जानता, क्योंकि हालात अलग होते हैं, और अपोजिशन भी, माफ कीजिएगा, कोई दूध का धोला तो है नहीं। खबरें ये आ रही हैं कि सबने खूब पैसे बनाए, 1 करोड़ से 15 करोड़ तक की बोली लगी टिकट बांटने में महायुति के लोगों को, महाआघाड़ी के लोगों को। तो अब वो सरकार बनाने में, और हरियाणा में अभी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, आपस में ही काफी है। तो अगर आप ये सब करेंगे, उसके बाद में अगर बीजेपी आती है, तो भाई फिर तो उसका दोष नहीं है, ये तो आप ही का दोष है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, और वो इस मुल्क ने बहुत सफाई के साथ बता दिया है, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि आइंदा भी जो इंतखाबात होंगे, जो इलेक्शन होंगे, उसमें वो ब्रूट मेजोरिटी इनको नहीं आ पाएगी, जिसकी कल्पना करते हुए ये संविधान बदलने की बात करते हैं, ये इस मुल्क का मिजाज बदलने की बात करते हैं। लेकिन हाँ, नफरत इन्होंने इतनी डीप रूटेड कर दी है। मैं आपको बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जब 2017 के दिसंबर में तथाकथित धर्म संसद हुई हरिद्वार में, और जेनोसाइड और नरसंहार की अपीलें की गई, मुझे लगा कि कोई शायद निकल करके आएगा, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अपना काम करेंगी। जब 1 महीने तक कोई नहीं आया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मैंने एक PIL दायर किया, और कपिल सिब्बल ने हमारा वो मुकदमा लड़ा। और उसके बाद में वो आदमी जो कहता था मैं इस देश के संविधान में, संसद में और सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं रखता, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, और जिसने आज भी अपने मंदिर के बाहर तख्ती लगा रखी है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, उसको जेल जाना पड़ा। ये इस देश के संविधान ने हमें ये हथियार दिया हुआ है, और उस पे ये कि एक सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, एक बड़ी तादाद, कि भाई ये क्या वाहियात बातें हैं, ये तूफान बदतमीजी हो क्या रही है, ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है क्या? और अगर है भी 1 मिनट के लिए, तो क्या ये करोगे?
कि आप जिनेवा में जाकर के सिग्नेटरी हैं कैंपेन अगेंस्ट जेनोसाइड के, और आपके मुल्क में जेनोसाइड की अपील की जाएगी और आप उस पर कुछ एक्शन नहीं लोगे। एक आदमी को उन्होंने मुसलमान से हिंदू बनाया, उसको लेकर के घूमते थे, आज वो भी जेल में है क्योंकि उसने भी नफरती बयान दिए थे। तो नफरत फैलाई है, दिलों को तोड़ा है, जोड़ने का काम हुआ नहीं है, और इसलिए काफी नुकसान पहुंचा है। आने वाली नस्लों को समझने में काफी वक्त लगेगा, ये जरूर हो गया, लेकिन एक ना एक दिन ये जो नफरत आमेज शक्तियां हैं ये सफल नहीं होंगी, ये इनका विफल होना तय है, क्योंकि ये गांधी का, गौतम बुद्ध का और नानक और चिश्ती का मुल्क है। यहाँ नफरत चला नहीं करती है। माफ बिल्कुल बिल्कुल। मान सर कुछ कह रहे हैं, फिर मैं हाँ, आप मैं ही की बस बात 30 सेकंड में मैं जो राशिद भाई ने कहा है, मैं उनकी जो बात है, जो चिंता है, उसे कम करके बिल्कुल नहीं आंक रहा हूँ, बल्कि उससे सहमत हूँ। उनका जो दर्द और तकलीफ है वो मेरी भी दर्द और तकलीफ है, और मैं उसे देख रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना भाई अर्ज करना चाहता हूँ कि 1947 में जब, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि 5 लाख लोग मारे गए या 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन 5 से 10 के बीच में लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, और उसके बाद जो आज़ाद हिंदुस्तान बना उसमें पहला दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ वो गांधी जी की हत्या थी। और गांधी जी की हत्या हो जाने के बाद और करोड़ों लोगों के विस्थापित भारत में आ जाने के बाद, बंगाल से और पंजाब से, जवाहरलाल नेहरू जैसा आदमी था जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसकी अपनी कांग्रेस पार्टी के लोग उसके पैर खींच रहे थे, बावजूद उसके उसने 3 जनरल इलेक्शन में रेफरेंडम कराया, 52, 57 और 62, और जो हिंदूवादी शक्तियां थीं वो 10 सीटों से ऊपर नहीं जा पाई। 3 पार्टियां, भारतीय जनसंघ, बहुत हिंदू बिल्कुल सही है, महासभा बिल्कुल और सही। राम राज्य परिषद, ये तीनों मिलाकर के 10 से ऊपर नहीं होती थी 62 के बाद, यानी 52, 57 और 62 में। लेकिन अब इसका क्या करें कि इंदिरा गांधी जो नेहरू की बेटी थी, उसी ने कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसी ने आरएसएस के साथ दोस्ती कर ली, और पहला हिंदू कार्ड इस देश में जो खेला गया वो 1983 में इंदिरा गांधी ने खेला, जब कश्मीर में ब्लेटेंट तरीके से उन्होंने हिंदू कार्ड चलाया, जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ। 27 साल मेरे ऊपर सेडिशन का मुकदमा चला, और उसके बाद 84 में जब ये लोग 2 सीटों पे आए थे, पूरा आरएसएस कांग्रेस के अंदर था। अब उसको क्या कहेंगे आप? और पहली बार इंदिरा गांधी की लाश पे छाती ठोक करके हिंदू कार्ड खेला गया था, उसको भूलिएगा मत। लेकिन ये उस सबके बावजूद ये वही मुल्क है, तो उसने कांग्रेस को भी सबक सिखाया, उसने बीजेपी को भी सबक सिखाया, आरएसएस को भी सबक सिखाया, और अभी भी सिखाएगा। इसलिए उससे उम्मीद मत छोड़िए। उम्मीद जो है, जिसके मौलाना आजाद ने कहा कि मायूसी कुफ्र है, मायूस मत होइए। हाँ, ये 10-20 साल, 50 साल, 100 साल किसी देश के लिए बहुत कम समय होता है। हम तो 5000 साल की बीमारी से लड़ रहे हैं। जाति व्यवस्था का जो जहर है उसका अंदाजा आपको है? आपको नहीं हो सकता, क्योंकि आपने नहीं देखा है कि जब बचा हुआ झूठा खाना कैसे खिलाया जाता है, या आज भी हमारा राष्ट्रपति चाहे वो दलित हो जाए, वो नाथ द्वारा और पुरी के मंदिर में नहीं जा सकता आज भी। तो जरा उस बीमारी का अंदाजा कीजिए कि उसमें कितना नफरत है, उसमें कितना दर्द है। आज भी दलित को घोड़ी पे से गोली मार दी जाती है अगर वो शादी के लिए निकलता है उसमें। आप, ये सारी चीजें होती रहती हैं, इस मुल्क में होती रही हैं, होती रहेंगी। बावजूद इसके आप यकीन मानिए कि इस मुल्क की आवाम जो है वो बहुत बड़ी चीज है। वो ये चलेगा फेज, अभी थोड़े दिन और चलेगा, लेकिन जब उसका अंदाजा होगा कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो फिर वो सही राय रास्त पर आएंगे। और आज भी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, इस पर फख्र कीजिए और इसे मामूली मत समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया।